अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेटलैक। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब भी कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है तो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ डिफेंस मैकेनिज़म्स उस माइक्रोब की एंट्री को रोकते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज़्म मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये आज का हमारा टॉपिक है। स्किन हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हमारे विसरल ऑर्गन्स की कवरिंग है। तो जब भी कोई माइक्रोब या पैथोजन हमारी बॉडी में दाखिल होने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे स्किन का उसके बाद ऑर्गन्स की विसरल ऑर्गन्स की म्यूकस मेम्ब्रेन का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे बॉडी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इस तरह माइक्रोबियल एंट्री को रोकने के लिए स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन सबसे पहले अपना किरदार अदा करते हैं। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन माइक्रोब की एंट्री को फिजिकली और केमिकली कंट्रोल करते हैं। फिजिकली कंट्रोल करने से मुराद है कि स्किन जो है वो एक फिजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करती है और ये पैथोजन की एंट्री में बॉडी के अंदर पैथोजन की एंट्री के अंदर रुकावट पैदा करती है। और केमिकली रोकने से मुराद है कि जो हमारी बॉडी है वो मुख्तलिफ तरह की बैक्टीरियासिडल या एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस बनाती है, जो कि इन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिकल फैक्टर्स, कि वो कौन से मैकेनिकल फैक्टर्स हैं जो कि पैथोजन या माइक्रोब की बॉडी के अंदर एंट्री के अंदर रुकावट पैदा करते हैं। तो स्किन वो पहला मैकेनिकल फैक्टर है जो कि माइक्रोब्स की एंट्री को रोकता है। स्किन की असल में दो लेयर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस बाहर वाला स्किन का पोर्शन है जो कि एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है, या फिर हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ स्किन, या फिर एपिडर्मिस को हम जिल्द भी कह सकते हैं। और जो दूसरा पोर्शन है स्किन का वो है डर्मिस। डर्मिस जो है वो थिकर एंड इनर पोर्शन ऑफ स्किन है जो कि एपिडर्मिस के नीचे पड़ा हुआ है। अब एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर जो कि डर्मिस है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, जबकि एपिडर्मिस जो है अ, वो एपिथेलियल सेल से बनी होती है जो कि आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं और इन टाइटली पैक्ड सेल्स की लेयर्स जो हैं वो मिलके एपिडर्मिस बनाती हैं। अब ये स्किन के अंदर मुख्तलिफ ऐसे मैकेनिज़म्स और प्रोसेसेस हैं जो कि माइक्रोबियल एंट्री को रोकते हैं और इनहिबिट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है ना एपिडर्मल सेल्स की, या टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, वो असल में केराटिन से बनी हुई है। और जो केराटिन है ये डेड केराटिनाइज्ड सेल से बनी होती है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। और ये केराटिन असल में एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, और एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होने के नाते ये माइक्रोबियल एंट्री को इनहिबिट करता है। दूसरा ये है कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स की जो स्किन है वो ड्राई होती है, और ये ड्राइनेस ऑफ स्किन जो है ये भी माइक्रोबियल एंट्री को और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारी स्किन पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इनका जो नंबर होगा वो उस जगह पर स्किन के उस जगह पर होगा जो कि मॉइस्ट होगी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो स्किन के मॉइस्ट पोर्शंस होते हैं वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, और यही वजह है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जो हैं वो सिर्फ मॉइस्ट स्किन पर होती हैं, क्योंकि ड्राइनेस ऑफ स्किन जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है। जैसा कि फंगल इन्फेक्शंस जो स्किन की होती हैं वो स्किन के मॉइस्ट होने की वजह से होती हैं, क्योंकि फंजाई जब मॉइस्ट पोर्शंस ऑफ स्किन पर ग्रो करते हैं तो वो स्किन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, और इस तरह उन्हें स्किन को इन्फेक्ट करने में और अपनी एंट्री में आसानी होती है। तो हमने ये अखज़ किया कि ड्राइनेस ऑफ स्किन जो है या स्किन का खुश्क होना, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को या उसकी एंट्री को इनहिबिट करता है, और दूसरी तरफ अगर स्किन का कोई पोर्शन मॉइस्ट है तो वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा होगी और वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं, ऑर्थ्रोपोड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो जिसे हम कहते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग। एक्डाइसिस से मुराद है कि वो अपनी एपिडर्मिस को पीरियोडिकली चेंज करते हैं या फिर अपनी जिल्द चेंज करते हैं। तो पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एपिडर्मिस जो है वो एक्डाइसिस है, और ये एक्डाइसिस का कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। और ये जो इनका ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है, इससे भी माइक्रोबियल एंट्री है वो रुक जाती है और माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती। तो ये भी माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ आर्थ्रोपोड्स में एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है।
इन सब प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स के होने के बावजूद भी अक्सर जानवरों में इन्फेक्शन हो जाती है या माइक्रोबियल एंट्री होती है, उसके बाद इन्फेक्शन होती है। तो इसकी वजह ये है कि जब भी उनकी स्किन की एपिथेलियल सरफेस जो है वो ब्रेक हो जाती है, तो उनकी स्किन में इन्फेक्शन के चांसेस ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस एपिथेलियल सरफेस के ब्रेक होने की काफ़ी वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि या तो एनिमल की बॉडी पर अगर कोई कट लगा है या फिर वहाँ पर कोई ज़ख्म है, तो इससे एपिथेलियल सरफेस जो है वो ब्रेक हो जाती है और इसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस ख़ास कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करने वाला माइक्रोब है वो है स्टेफिलोकोकाई। क्योंकि ये माइक्रोब और एनिमल्स के ऑयल ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, हेयर फॉलिकल्स में और एपिडर्मिस में नॉर्मली रहता है। लेकिन स्किन के मैकेनिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स जो हैं वो इसकी एंट्री को, बॉडी के अंदर एंट्री को इनहिबिट करते रहते हैं। लेकिन जब भी एपिथेलियल सरफेस ब्रेक हो जाएगी किसी कट या किसी ज़ख्म के नतीजे में, तो ये स्टेफिलोकोकस फ़ौरन उस एरिया को इन्फेक्ट कर देगा और वहाँ पर इन्फेक्शन ग्रो करना शुरू कर जाएगी। अब अगर हम ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स की बात करें तो उनकी भी आउटर मोस्ट लेयर एपिथेलियम ही है। मगर इस एपिथेलियल लेयर के जो सेल्स हैं वो एपिडर्मिस के एपिथेलियल सेल्स की निस्बत लूजली पैक्ड होते हैं। इस लूज पैकिंग का मकसद ये है कि जब भी कोई इन्फ्लेमेशन हो तो उसके नतीजे में जो डिफेंसिव सेल्स हैं ब्लड के अंदर, जैसा कि फेगोसाइट्स हैं, तो वो ब्लड वेसल से आसानी से पास करके टिश्यूज़ में जा सकें। मगर इस एडवांटेज के होने के साथ साथ इस लूज पैकिंग का एक डिसएडवांटेज भी है। और वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब एंट्री कर लेता है, तो ये जो लूज पैकिंग है ब्लड वेसल्स की और लिम्फेटिक वेसल्स की, एपिथेलियल सेल्स की, तो इससे क्या होगा कि माइक्रोब्स इस एपिथेलियल लेयर की लूज पैकिंग्स में से आसानी से पास करके ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल के अंदर और ब्लड वेसल को पास करके टिश्यू के अंदर आसानी से जा सकते हैं और इस तरह ये माइक्रोब्स इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन में भी उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। तो वो आउटर मोस्ट लेयर उसकी एपिथेलियल लेयर है और जो अंडरलाइंग लेयर है जो कि एपिथेलियल सेल्स के नीचे पड़ी है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। तो आउटर मोस्ट लेयर इज़ एपिथेलियल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर इज़ कनेक्टिव टिश्यू लेयर इन केस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये दोनों लेयर्स म्यूकस मेम्ब्रेन की मिलकर माइक्रोब्स की एंट्री को रोकती हैं। मगर ये स्किन के अगर मुकाबले में हम बात करें तो स्किन के मुकाबले में इनका इनहिबिटरी इफ़ेक्ट जो है वो कम है। म्यूकस मेम्ब्रेन की एपिथेलियल लेयर्स के सेल्स के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो कि एक स्लाइटली विस्कस फ्लूइड सेक्रीट करते हैं और वो फ्लूइड जो है असल में ग्लाइकोप्रोटीन होता है और इस फ्लूइड को हम कहते हैं म्यूकस। इस म्यूकस का मकसद असल में जो हमारे बॉडी के ट्रैक्स हैं, मुख्तलिफ ट्रैक्स जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो इनको खुश्क होने से बचाना और इनकी लुब्रिकेशन करना, ये इस म्यूकस का फंक्शन है। और ये म्यूकस असल में ग्लाइकोप्रोटीन की सेक्रीशन है जो कि एपिथेलियल लेयर में गॉबलेट सेल्स सेक्रीट करते हैं। इस म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन के बावजूद कुछ पैथोजेंस जैसा कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम है, इस तरह के माइक्रोब्स मॉइस्ट सेक्रीशंस जो है, जैसे कि हमने म्यूकस मेम्ब्रेन की म्यूकस सेक्रीशंस की बात की है, तो इस म्यूकस पर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन इंजर्ड है या उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है, उसकी वजह से वो इंजरी हो गई है उसमें, या फिर म्यूकोसा जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की, म्यूकोसा मतलब ऑर्गन्स की, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है किसी भी ऑर्गन की, उसमें कोई इरिटेशन है या उसमें पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेडली हार्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उन्होंने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस की हैं, तो ये तीनों फैक्टर्स मिलकर जो माइक्रोब की पेनिट्रेशन है उसे फैसिलिटेट करते हैं। तो इसी तरह ट्रिपोनिमा पैलिडियम अगर काफ़ी सारे तादाद में वहाँ पर प्रेजेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन के करीब, तो वो आसानी से उसे पेनिट्रेट कर सकता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि एपिथेलियल सरफेस जब ब्रेक होती है किसी भी इंजरी के नतीजे में या कोई उसके ऊपर कट लगता है, तो तभी सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन वहाँ पर उस एरिया पर डेवलप होती है। सेम इसी तरह म्यूकस मेम्ब्रेन के केस में अगर वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस कर दिए हैं या वहाँ पर अगर वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई है, जहाँ पर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ऑर्गन है उसकी म्यूकोसा में कोई किसी किस्म की इरिटेशन है,
तो ये 3 फैक्टर्स भी माइक्रोब की पेनिट्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं और इस तरह वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन में वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब तक हमने 2 जो हैं बैरियर्स पढ़े हैं। पहला बैरियर हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ा है स्किन, उसके बाद था म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी तरह मुख्तलिफ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि माइक्रोबियल एंट्री को इनहिबिट करते हैं। तो इसी तरह एक फैक्टर जो है वो प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स है। लैक्रिमल अपरेटस असल में एक लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं जो कि आई सॉकेट के अंदर होते हैं अपर रीजन में। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स हर आई सॉकेट में अपर और आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ आई में होंगे और ये टीयर्स बनाते हैं, मतलब आंसू प्रोड्यूस करते हैं ये लैक्रिमल ग्लैंड्स। और ये आंसू फिर अपर आईलिड से होते हुए आई के कॉर्नर पर नाक के करीब जाकर वहाँ जाकर रुकते हैं। जब ये आंसू या टीयर्स नाक के करीब वाले आई कॉर्नर पर जाकर ठहरते हैं तो वहाँ पर 2 स्मॉल होल्स होते हैं जो कि लैक्रिमल कैनाल्स के अंदर जाकर ओपन होते हैं। नॉर्मली जो टीयर्स हैं ये बनने के बाद फ़ौरन या तो इवेपोरेट हो जाते हैं या फिर इन लैक्रिमल कैनाल्स के ज़रिए ये नोज़ के अंदर चले जाते हैं, नाक के अंदर चले जाते हैं। इसे मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले लैक्रिमल ग्लैंड्स जो कि अपर रीजन ऑफ आई सॉकेट में पड़े हैं, वो अपर आईलिड के नीचे असल उनकी पोजीशन है, वहाँ पर वो टीयर्स प्रोड्यूस करेंगे। वो टीयर्स जाएंगे नियर द कॉर्नर ऑफ आई, और वो कॉर्नर कहाँ पर होगा? वो वाला कॉर्नर जो कि नाक के करीब है। जब वो आई कॉर्नर में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर आई की ब्लिंकिंग की वजह से पूरी सरफेस ऑफ आई के ऊपर वो स्प्रेड हो जाएंगे। नॉर्मली होता क्या है कि टीयर्स बनने के फ़ौरन बाद या तो इवेपोरेट हो जाते हैं या फिर जो नोज़ के करीब आई कॉर्नर नोज़ वाला आई कॉर्नर था, वहाँ पर 2 स्मॉल होल्स होते हैं जो कि लीड करते हैं लैक्रिमल कैनाल्स के अंदर। तो ये लैक्रिमल कैनाल्स से होते हुए ये टीयर्स नाक के अंदर या चले जाते हैं या फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। तो अब इस सारे प्रोसेस का मकसद ये है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस ऑफ आई के ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ पर रिजाइड कर रहा है, तो वो इन प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स की वजह से कंटिन्यूसली वॉश आउट होता जाए सरफेस ऑफ आई से। अब अगर ये इरिटेटिंग सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लार्ज नंबर में आ जाते हैं सरफेस ऑफ आई के ऊपर, तो लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं वो हैवी सेक्रीशंस, टीयर्स की हैवी सेक्रीशंस सेक्रीट करेंगे, और ये सेक्रीशंस इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वॉश आउट करने में आसानी पैदा करेंगी। दूसरा अगला जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि माइक्रोब्स को रोकता है, वो है सलाइवा प्रोडक्शन। तो अगर एनिमल के टीथ के ऊपर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में माइक्रोब्स हैं तो सलाइवा उन माइक्रोब्स को डाइल्यूट करने में और उन्हें वॉश आउट करने में आसानी पैदा करता है। तो इस तरह सलाइवा उन माइक्रोब्स को माउथ में से वॉश आउट कर देता है। इसी तरह अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें तो वहाँ पर उनके म्यूकोसा में म्यूकस लेयर होती है जो कि प्रोटेक्शन देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़। इसी तरह अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो उसमें नाक के अंदर म्यूकस कोटेड हेयर्स होते हैं जो कि फ़िल्टर करते हैं इनहेल्ड एयर को, और इस फिल्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एयर के नतीजे में ये म्यूकस कोटेड हेयर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं हवा के साथ, उनको भी ट्रैप कर लेते हैं। तो इस तरह नाक में मौजूद म्यूकस कोटेड हेयर्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स और डस्ट, ये सब चीज़ें जो भी इनहेल्ड एयर के साथ नाक में आ रही हैं तो उन्हें ये ट्रैप करते हैं और ये ट्रैप बना लेते हैं। अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सीलिया होते हैं थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और इन सीलिया का मकसद भी ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो ये सीलिया असल में सिंक्रोनसली मूव करते हैं ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स नाक से बचकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गए हैं और इन सीलिया ने उन्हें ट्रैप कर लिया है, तो ट्रैपिंग करने के बाद ये सीलिया सिंक्रोनसली मूव करेंगे और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या कोई भी डस्ट पार्टिकल या इरिटेंट जो आ गया है वहाँ पर उसे थ्रोट की तरफ प्रोपेल करेंगे। सीलिया के इस प्रोपल्शन मैकेनिज्म को हम कहते हैं सीलियरी एस्केलेटर। तो इस सीलियरी एस्केलेटर के नतीजे में जो डस्ट पार्टिकल्स का थ्रोट की तरफ पहुंचने का जो रेट है वो है 1 to 3 सेंटीमीटर पर आवर। तो इस तरह ये सीलियरी एस्केलेटर एक स्लो मैकेनिज्म है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से प्रोपेल करता है टुवर्ड्स द थ्रोट सो दैट दे कैन बी एक्सपेल्ड आउट।
लेकिन कफिंग और स्नीजिंग जो है वो इस सिलियरी एस्केलेटर के मैकेनिज्म को स्पीड अप कर देती है। तो इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से उन्हें बचा लिया जाता है। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक और मैकेनिज्म है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकता है, और वो है ग्लॉटिस के ऊपर जो एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं वो। तो ये एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को कवर कर लेता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना हो सकें। लास्ट मैकेनिकल फैक्टर जो कि माइक्रोबियल एंट्री को इनहिबिट करता है वो है क्लींजिंग ऑफ यूरिथ्रा। तो जब यूरिथ्रा में से यूरिन फ्लो करता है तो ये इस यूरिन के फ्लो की वजह से जो माइक्रोब्स अगर यूरिथ्रा में रिजाइड कर रहे हैं तो वो भी वहाँ से वॉश आउट हो जाते हैं। इसी तरह वेजाइनल सेक्रीशंस जो कि फीमेल में होती हैं तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फीमेल की बॉडी से वॉश आउट करने में मदद देती हैं। अब हम बात करते हैं उन केमिकल फैक्टर्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को इनहिबिट करते हैं। तो सबसे पहला केमिकल फैक्टर सीबम है जो कि एक ऑयली सब्सटेंस है और ये बनती है सीबेशियस ग्लैंड्स ऑफ स्किन से। तो सीबेशियस ग्लैंड्स जो कि स्किन के अंदर प्रेजेंट हैं वो सीबम बनाते हैं और जो कि एक ऑयली सब्सटेंस है और ये इसका असल मकसद जो है सीबम का एक तो प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और दूसरा फंक्शन इसका है कि ये जो बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर जो हेयर हैं उन्हें ड्राई होने से और ब्रिटल होने से भुरभुरा होने से बचाती है। सीबम ऑर्गेनिजम्स की स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म टाइप बना लेती है जो कि इस तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को इनहिबिट करती है सीबम। इस सीबम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फंजाई को इनहिबिट करते हैं। इसी तरह फैटी एसिड्स ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो स्किन प्रोड्यूस करती है इन दोनों के नतीजे में स्किन की पीएच कम होकर 3 to 5 तक आ जाती है और ये एसिडिटी भी जो है ये वाली एसिडिटी 3 to 5 तक ये भी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को डिस्करेज करती है। तो इस तरह सीबम के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लो पीएच ऑफ स्किन जो है ये माइक्रोब्स की एंट्री को और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और इस तरह हम इन्हें कह सकते हैं कि ये माइक्रोबिसिडल सब्सटेंसेस हैं। अक्सर बैक्टीरिया बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म पर या एनिमल पर रिजाइड करते हैं और उनके साथ कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप अडॉप्ट करते हैं। अब इस कमेंसलिज्म के रिलेशनशिप में उस बैक्टीरिया को तो फ़ायदा होता है मगर जिस एनिमल पर वो रिजाइड कर रहा है उसे ना कोई फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। अब इस कमेंशली लिविंग बैक्टीरिया का काम ये है कि वो स्लफ्ड ऑफ स्किन सेल्स यानी डेड सेल्स जो हैं सरफेस के ऊपर उन्हें डिकम्पोज करते हैं और उन डेड या स्लफ्ड ऑफ स्किन सेल्स को मेटाबोलाइज कर देते हैं और इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं ये बॉडी ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। इन बैक्टीरिया का एक और काम है और वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ सीबम। तो सीबेशियस ग्लैंड्स ने जो प्रोटेक्शन के लिए सीबम एक्सक्रीट की थी तो ये बैक्टीरिया उस सीबम को भी मेटाबोलाइज कर देते हैं और उसे ब्रेक डाउन के नतीजे में फ्री फैटी एसिड्स बनाते हैं और ये फ्री फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह बॉडी पे एक्नी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो केमिकल फैक्टर है वो है परस्पायरेशन। स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो परस्पायरेशन प्रोड्यूस करते हैं और इस परस्पायरेशन या ये जो पसीना आने का अमल है इसके 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, दूसरा ये एलिमिनेट करता है काफ़ी सारे वेस्ट को बॉडी के ऊपर से, और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के ऊपर रिजाइड कर रहे हैं तो वो इस परस्पायरेशन के नतीजे में सरफेस ऑफ बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। तो इस तरह ये परस्पायरेशन का मैकेनिज्म एंटी माइक्रोबियल कह सकते हैं इसे, या फिर ये माइक्रोब्स को इनहिबिट करता है फ्रॉम रिजाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल। स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट प्रोड्यूस होता है उसमें लाइजोजाइम एंजाइम होता है और ये लाइजोजाइम एंजाइम क्या काम करता है कि ये सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है एक कंपोनेंट जो कि सेल वॉल फॉर्मिंग कंपोनेंट है। तो ये लाइजोसोम के अंदर इतनी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उस पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल हो जाती है बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो इस तरह लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, और इस तरह जो पर्सपायरेशन का मैकेनिज्म है ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। लाइसोजाइम एंजाइम सलाइवा के अंदर भी मौजूद होता है, नेज़ल सेक्रीशंस के अंदर भी और टीयर्स के अंदर भी, और वहाँ पर भी इसका यही सेम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है। अगला केमिकल फैक्टर जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है वो है गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस स्टमक के ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस जूस की पीएच 1.2 से 3 तक होती है, और ये पीएच इतनी ज़्यादा बैक्टीरिया के लिए इतनी ज़्यादा है कि वो इस पीएच पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर काफ़ी सारे बैक्टीरिया जैसा कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये इस पीएच पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, मगर बाकी बैक्टीरिया जो हैं वो इस पीएच पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इस तरह गैस्ट्रिक जूस मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के लिए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कॉज करता है। अब काफ़ी सारे पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स के अंदर ही प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, मतलब फूड पार्टिकल उनके इर्द गिर्द एक कोट सा बना लेता है, और उसमें वो प्रोटेक्ट होके बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, और एट लास्ट वो गैस्ट्रिक जूस को भी बाईपास करके इंटेस्टाइन्स के अंदर आ जाते हैं, और इस तरह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को वो डैमेज करते हैं। इसी तरह का एक बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, वो स्टमक के एसिड को जो कि गैस्ट्रिक जूस था उसकी पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस तरह उस पर गैस्ट्रिक जूस का कोई असर नहीं रहता, और इस तरह ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम जो है ये स्टमक के अंदर ग्रो कर जाता है और अल्सर्स और गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारियां कॉज करता है। अगली केमिकल सेक्रीशन जो कि माइक्रोब्स को इनहिबिट करती है वो हैं वेजाइनल सेक्रीशंस, और वेजाइनल सेक्रीशंस जो हैं ये स्लाइटली एसिडिक होती हैं, और इस एसिडिटी की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ को ये डिस्करेज करती हैं। तो ये एसिडिक होने की वजह से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रोड्यूस करती हैं ये वेजाइनल सेक्रीशंस। इसके साथ साथ ये वेजाइनल सेक्रीशंस माइक्रोब्स को फीमेल की बॉडी से वॉश आउट करने में भी मदद देती हैं। ब्लड के अंदर भी काफ़ी सारे एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स हैं, जैसा कि ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का असल मकसद है आयरन के साथ बाइंडिंग करना। तो ये प्रोटीन जो है ये एंटी माइक्रोबियल केमिकल है जो कि माइक्रोब्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। नॉर्मली तो ट्रांसफेरिन का मकसद आयरन बाइंडिंग है, मगर जब ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो ये जो अवेलेबल आयरन है उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि ट्रांसफेरिन आयरन के साथ कम बाइंडिंग जो बाइंडिंग है उसको उस प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है, मतलब आयरन के साथ ज़्यादा बाइंडिंग नहीं करता, और इस तरह ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसकी वजह ये है कि आयरन जो है ये माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कहते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, और कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस को सप्रेस करता है। तो जब ब्लड में अवेलेबल आयरन कम होगा और काफ़ी सारा आयरन ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड कर जाएगा, तो जो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं उसको आयरन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और आयरन अवेलेबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि उसकी जो ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाएगी, और जब उसकी ग्रोथ सप्रेस होगी तो इस तरह एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। आयरन का ओवरलोड अगर हो जाए तो इसमें इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आयरन जो है ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इंक्रीज करती है और कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को सप्रेस करती है। तो जब उनकी फेगोसाइटोसिस होगी ही नहीं और माइक्रोबियल ग्रोथ उनकी इंक्रीज करती जाएगी, तो इस तरह इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे।